मौत क्या है? मौत का असली सत्य क्या है? क्या मौत के परे कुछ ऐसा है जो हम सभी को पता होना चाहिए? मौत इस शरीर के लिए आती क्यों है? मौत में ऐसा क्या है कि हर एक इंसान उससे डरता है? मौत के आने से पहले इंसान के साथ क्या होता है? या कुछ ऐसा है जो इंसान की बुद्धि से छूट रहा है? इंसान की बुद्धि ने समाज में बहुत कुछ पैदा किया है, विज्ञान के रूप में, धर्म के रूप में, सत्य के रूप में और झूठ के रूप में। बौद्ध का काम इतना था कि आपका जो बोध है वो आपको जीवन के सहज रखे, आप मर अच्छे से सको, जी अच्छे से सको। लेकिन इंसान की बुद्धि ने ऐसे ऐसे रास्ते निकाल के रख दिए कि इंसान आज का जी भी नहीं पा रहा और मर भी नहीं पा रहा। अपनी इमेजिनेशन में वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। अपनी ज़रूरतें इंसान ने इतनी बढ़ा ली हैं कि उसके लिए वो कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अपने लालच को उस लेवल पे ले गया है कि वो अच्छे से जी भी नहीं पा रहा, अच्छे से मर भी नहीं पा रहा। इंसान की ज़िंदगी में बिल्कुल सुकून नहीं है। आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सारा दिन भागे भागे फिरते हो, आप कहीं भी बैठ नहीं सकते, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो। क्या कुछ ऐसा छूट रहा है जो मौत के बारे में पता होना चाहिए हमें? क्या एक्चुअल में कुछ ऐसा रह गया है जिसको समझाते समझाते हमारे अवतार पुरुष चल गए और हम आज तक नहीं समझ पाए? मौत का असली सत्य क्या है? मौत एक्चुअल में है क्या, और इस शरीर के लिए मौत कितनी ज़रूरी है? इसी चीज़ को जानने के लिए विज्ञान भैरव तंत्र की 7वीं विधि को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, और इस वीडियो में वही चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ओशो ने 7वीं विधि में सपनों के बारे में, मौत के बारे में और आपकी जो प्राणवायु क्या है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत गहरा लिखा। उसी चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो जाए। आपके जो सेल्फ डाउट्स है, आपकी ज़िंदगी के ऊपर जितने भी आपके सेल्फ डाउट है, आपने जो पास्ट में गलती करी हैं वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। देखना या ना देखना वो आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप देखिए इस वीडियो को। हो सकता है कुछ ऐसा मिल जाए जिसके बाद आपका जीवन सुधर जाए। रजनीश ओशो की 7वीं विधि बहुत ही ज़्यादा गहरी है। इतनी ज़्यादा गहरी है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका अपनी मृत्यु पे कंट्रोल आ जाएगा, आपका अपने सपनों पे कंट्रोल आ जाएगा। आप अपने अतीत, पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हो, उसको इमेजिन कर सकते हो, उसको देख सकते हो। रजनीश ओशो 7वीं विधि में लिखते हैं कि अपने ललाट के मध्य में अपने सूक्ष्म प्राण को टिकाओ, उसके बाद उसको हृदय तक पहुंचने दो, और उसी के बीच में नींद आने से पहले आप अपने सपनों और अपनी मृत्यु पे कंट्रोल पा सकते हो। ये विधि बहुत ही ज़्यादा गहरी है, इसमें एक एक चीज़ को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ललाट के मध्य में अपने सूक्ष्म प्राण को टिकाओ। अगर आप मेडिटेशन करते हो, अपनी ब्रीथिंग पे फोकस है, तो अपनी सांस को आते जाते आपने देखा होगा। किसी भी शरीर को एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए आपको कम से कम 300 बार मूलबंध करना पड़ेगा। अब ये मूलबंध क्या है? अपनी सांस को 24 घंटे में 300 बार आते जाते देखना, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए। अगर आपने सांस का इनपुट और आउटपुट देख लिया, सांस कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, तो उसी के बीच में मध्य में हृदय के पास कहीं पे वो ऊर्जा टिक जाती है। इसलिए हृदय जो आपके दिल के पिछले साइड होता है उसको हम हृदय बोलते हैं। वैसे तो दिल को भी हृदय बोलते हैं, लेकिन अध्यात्म में जो हृदय है वो ऊर्जा का प्रकाश है, जहाँ पे ऊर्जा प्रकाश बरसती है। उसी के बीच में आपको फोकस करना होता है। तो जब आप अपनी बॉडी में इनहील और आउट हील करते हुए देखते हो तो सांस उसी के बीच में टिक जाती है। ये विधि आपको रात को सोने से पहले इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे आप बेड पे लेट जाते हो, उसी टाइम पे आप अपनी ब्रीथिंग को आते जाते देखो, उसको समझो कि ब्रीथिंग कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। इसी हृदय तक पहुंचते पहुंचते कहीं प्रकाश बरसेगा। जब आप अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल कर लोगे, उसको आते जाते देखते रहोगे, कुछ दिनों के बाद वही प्रकाश आपके हृदय के आसपास आके टिक जाएगा। आपके सेंटर में वो प्राणवायु रुकनी शुरू हो जाएगी। इसमें थर्ड आई का भी जिक्र है। आपके तीसरा नेत्र ओपन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके लिए। अब यहाँ पे ओशो एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि जब भी आप नींद में गहरे में होते हो तो आपकी जो दोनों आँखों की पुतलियाँ वो बिल्कुल ऊपर चढ़ चुकी होती हैं, क्योंकि आप बॉडी से अपना कंट्रोल छोड़ चुके होते हो, आप गहरी नींद में होते हो।
जब आप गहरी नींद में होते हो आपकी चेतना कहाँ पे होती है? वो होती है थर्ड आई पे, तीसरे नेत्र पे, जो पाइनल ग्लैंड है उस पे आपकी आंखों टिक जाती हैं। इसलिए आप अपने शरीर और सपनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी जो पाइनल ग्लैंड है वहाँ पे आंखें टिक गई हैं, बॉडी रुक गई है, लेकिन आपका ब्रेन अभी तक रुका नहीं है। जितनी तरह के आपको सपने आएंगे, लगातार सपने आते रहेंगे, आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा, आपका आपकी सांसों पे कंट्रोल नहीं होगा। जब आपकी दोनों आंखें थर्ड आई पे टिकी होंगी उसी टाइम पे आपको सपने आने शुरू होते हैं। अब यहां से दूसरे हिस्से का जो पार्ट है उसकी शुरुआत हो जाती है। अब दूसरे हिस्से की शुरुआत कैसे होती है? हृदय के मध्य में अपनी प्राणवायु को टकाओ, सपने को आने दो, जो आपके स्वप्न है उनको आने दो, उनको देखो कब नींद आपको घेर रही है, आप कब कॉन्शियसनेस खो रहे हो, और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। जैसे आपने अपने सपनों पे कंट्रोल किया, आपने अपनी थर्ड आई पे कंट्रोल किया, अपनी पाइनल ग्लैंड पे कंट्रोल किए, आप अपनी मृत्यु को गहरा समझ सकते हो। आपका सपनों पे कंट्रोल आ जाएगा, आपकी मृत्यु पे कंट्रोल आ जाएगा। अब ये चीज़ जितनी बोलने के लिए आसान लग रही है उतनी चीज़ें आसान है नहीं। एक बच्चे की जब भी आंखों की पुतलियां होती हैं वो ऊपर चढ़ी होती हैं। अगर आपका बच्चा घर में छोटा है तो उसकी आंखों की पुतलियों को देखना, उसकी आंखों की पुतलियां आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो थर्ड आई पे जाके टिक चुकी होती हैं। जब आप अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आप एक तरह की रीसेट मेमोरी में जाते हो, जिसको हम अंतःकरण बोलते हैं, डीमेंट, जिसको हम हार्ड ड्राइव की तरह रिकॉर्डिंग होती है उसको बोलते हैं, हम स्मृति बोलते हैं या मेमोरीज बोलते हैं। वो मेमोरीज अगर आप रीसेट कर सकते हो, वो मेडिटेशन के थ्रू ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। आपने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं, पास्ट में जो भी कमाना चाहते थे, जो भी पाना चाहते हो, उन्हीं चीज़ों पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी जो पुतलियाँ हैं, जो आपकी मेमोरीज़ है, वो ही आपको बार बार हिट कर रही हैं, जिसको हम कर्मा बोल रहे हैं। आप हमेशा प्रॉब्लम में इसीलिए फंसे रहते हो क्योंकि आप एक ही तरह की गलती बार बार रिपीट करते रहते हो और आपको पता भी नहीं है वो चीज़ क्यों हो रही है। इसका बेसिक रीज़न है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आपको चित्रगुप्त भी बोल सकते हो, आप उसको मेमोरी स्टोरेज भी बोल सकते हो, उसको आप जो बोला वो बोल सकते हो। बेसिकली तो वो आपका एक तरह का स्टोरेज होता है। जो भी आप दिन में देखते हो, जो बोलते हो, जो सुनते हो, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को ट्रैक करता है। रात को जब आप सोने के बाद जो चीज़ें आपने दिन में इच्छा की, अगर तो वो पूरी होगी तो गुड एंड वेल है। जो चीज़ नहीं पूरी हुई वो आपको सपनों में आती है। सपना उसको रियलिटी में बना के बता देता है कि ये चीज़ पूरी हो चुकी है, तो आप रिलैक्स होकर सो जाते हो। इसलिए जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो लोग चैन से जी भी नहीं पाते और मर भी नहीं पाते, क्योंकि उनके दिन में इतनी तरह की उम्मीदें थी, वो सुबह उठते ही उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड ट्रैक करता, अगर तो पूरी होगी ठीक है, अदरवाइज़ वो सपनों में चली जाती है। फिर सपना उसको रियलिटी में बना के आपको बता देता है, आप उसके बीच का डिफरेंस नहीं पकड़ पाते हो। लेकिन जब कोई भी इंसान अपने मध्य ललाट में अपने प्राणवायु को ले आता है, सोने से पहले अपनी नींद को आते हुए देखता है, उसी के बाद अपने सपनों पे कंट्रोल कर लेता है और अपनी मृत्यु पे कंट्रोल कर लेता है। अब दोबारा से उसी विधि को एक्सप्लेन कर देता हूं। ललाट के मध्य में अपने सूक्ष्म प्राण को टिकाओ और सोने से पहले अपने प्राणवायु को आते जाते देखो और उसी के बीच में अपने सपनों को कंट्रोल करो और अपनी मृत्यु पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अब यहाँ सपनों और मृत्यु का बहुत गहरा संबंध है। यहाँ पे ओशो ने एक एग्जाम्पल दे के बताया कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म होने वाला था तो उन्होंने पूर्व जन्म में ही बता दिया था कि मेरा जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा और कैसे होगा। उन्होंने लिखा कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म होने वाला था तो उस टाइम पे उनकी माता को रिपीटली एक ही पैटर्न में सपने आ रहे थे बार बार। उनके फादर को भी सेम पैटर्न में सपने आ रहे थे और ये उन्होंने पिछले जन्म में अपना बता दिया था कि मेरी माता को एक ही पैटर्न में सपने आएंगे। उसके बाद इस दुनिया के जितने भी बौद्धिक पर्सन है उनको बुलाया गया, उनसे सपनों के बारे में डिस्कस किया गया, तो उन्होंने बताया
कि जब भी बुद्ध का जन्म होगा उस टाइम पे सेम पैटर्न में उनको सपने आएंगे। ताड़ के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध का जन्म होगा। महात्मा बुद्ध जन्म लेते ही 7 कदम चलेंगे और बैठ जाएंगे, और उसके बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाएगी। ये चीज महात्मा बुद्ध ने अपने पूर्वले जन्म में क्लियर कर दी थी। तो इसी चीज को समझाते हुए ओशो ने लिखा, अगर आपने अपने सपनों पे कंट्रोल कर लिया तो आपने अपनी मृत्यु पे कंट्रोल कर लिया। जब आप अपनी मृत्यु पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी श्वास पे कंट्रोल करोगे। अगर आपने अपनी श्वास पे कंट्रोल कर लिया, आपने अपनी एनर्जी पे कंट्रोल किया। अगर आपने अपनी एनर्जी पे कंट्रोल किया तो आपने अपने खाने पीने पे कंट्रोल कर लिया। अगर आपने अपने खाने पीने पे कंट्रोल किया तो आपने अपने सुनने, देखने और बोलने पे कंट्रोल कर लिया। ये मैंने उल्टा फ्लो बताया। अब सीधे फ्लो से इसको समझ लेते हैं कि इंसान को सपने और मौत के बीच का गहरा संबंध क्या है। मेरी वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं एडिटिंग करने बैठूंगा तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इनमें मैं एडिटिंग नहीं कर सकता, आपको सुनना ही पड़ेगा इस वीडियो को। मौत और सपने के बीच का गहरा संबंध ये है कि जब भी इंसान कॉन्शियसनेस में होता है, वो जो भी करता है वो अनकॉन्शियस माइंड में सबमिट हो जाता है, अवचेतन मन में सबमिट हो जाता है, और वही चीज़ें रात को सपनों में आती है। अगर आप किसी तरीके से अपने ब्रेन को रीसेट करने में कामयाब हो गए तो आपकी मेमोरी एक तरह से साफ हो जाती है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। उस टाइम पे आप इतने ध्यान से कामों को करते हो, इतने ध्यान से अंजाम देते हो कि आप उस चीज़ से निकल जाते हो, अपने पास्ट के किए गए कर्म से निकल सकते हो। जहाँ पे सपनों को कंट्रोल करने की बात है, अपने प्राण वायु को कंट्रोल करने की बात है, इसी में ओशो ने लिखा कि अगर कोई इंसान मध्य में ललाट को टका लेता है तो अपनी मृत्यु को 6 महीने से पहले जान सकता है। वो कैसे जान सकता है? अगर आप अपनी बॉडी को ध्यान से देखो तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। उसका कुछ हिस्सा प्राणवायु का होता है जो आपकी बॉडी ऑब्जॉर्व कर लेती है। नॉर्मल इंसान का फ्लो रहता है, उसने ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन छोड़ दी, ये फ्लो रहा। ऑक्सीजन ली और छोड़ दी, उसका कुछ हिस्सा आपकी बॉडी ऑब्जॉर्व कर गई, जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं। जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो उसको अपनी मौत का आभास 6 महीने पहले हो जाता है। कोई भी इंसान अपनी मौत का अंदाज़ा लगा सकता है, उसकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो उल्टी हो जाती है। ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन छोड़ दी, उसमें से जो प्राणवायु थी बॉडी ने ऑब्जॉर्व कर ली। अब ये कैसे पता चलेगा कि इंसान की मृत्यु होने वाली है? जब आप ऑक्सीजन लेते हो और ऑक्सीजन छोड़ते हो, उसमें जो प्राणवायु आप बॉडी ऑब्जॉर्व करती थी वो ऑब्जॉर्व करना बंद कर देगी, वो उल्टा प्राणवायु को भी छोड़ना शुरू कर देगी। ये इतना माइक्रो लेवल पे होता है कि अगर आपने अपनी सांस पे कंट्रोल कर लिया तभी आप उसको देख पाओगे। जब आप अपनी प्राणवायु को देखने के काबिल हो जाते हो, आपकी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है, आपकी तीसरा नेत्र खुल जाता है, और तीसरा नेत्र खुलते ही आपकी जो आंखों की पुतलियां वो उस पर टिक जाती हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीसेट कर सकते हो। अगर एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड रीसेट हो गया, जो पास्ट में आपने गलतियां की उनमें से निकल गए और अपने ब्रेन को रीसेट कर लिया, तो आप अपने सपनों पे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ही आपका अपने सपनों पे कंट्रोल आया, आपका आपकी मृत्यु पे कंट्रोल आ गया। इस शरीर ने तो मरना ही है, ये तो अटल सत्य है। इसी में ओशो एक चीज़ और लिखते हैं, जो इंसान अपनी नींद से बहका हुआ है, जो जिसको इंसान को नींद प्रॉपर नहीं आती, वो इंसान हमेशा ही अपसेट रहेगा, बीमार रहेगा, वो हमेशा ही फंसा हुआ रहेगा। जिस इंसान को नींद नहीं आती वो हमेशा से ही फंसा रहता है। और इसीलिए ओशो ने नींद को छोटी मृत्यु कहा है और मौत को बड़ी नींद कहा है। समझ लगी? अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक नींद छोटी मृत्यु है और जो शरीर की मृत्यु है वो बड़ी नींद है। इंसान एक दिन में मरता है, वो कैसे? जब इंसान सो जाता है वो बिल्कुल अचेत हो जाता है, वो मर गया। अगली सुबह उठा तो वो जाग गया। एक जीवन छोड़ा, अगले जीवन में, अगले दिन में नए जीवन में प्रवेश कर गया। अब इसी चीज को एक सांस पे ले आओ। आपने सांस ली तो आप जीवित हो गए, आपने सांस छोड़ी आप मर गए। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतनी गहरी नींद में चले जाओगे कि आपको ये शरीर छोड़ना पड़ जाएगा, वो बड़ी मौत होगी। अब बड़ी मौत को कैसा देखा जा सकता है? जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीसेट कर लोगे,
मौत आने से 6 महीने पहले आपकी सांस का फ्लो उल्टा हो जाएगा। जो प्राणवायु आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर रही थी, उसी प्राणवायु को बॉडी छोड़ना शुरू कर देती है। इसीलिए मौत को बड़ी नींद बोला गया है, गहरी नींद बोला गया है। जब आप अपनी मौत पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसी के बीच में कहीं आपके अंदर परम प्रकाश घटता है। वो परम प्रकाश क्या होता है? वो परम प्रकाश होता है आपकी जीवन शैली। आप कितने गहरे अपने मन के अंदर उतर सकते हो, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनसे कैसे निकल सकते हो। आपका माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है या प्रॉब्लम क्रिएटिव है, ये चीज़ आप देख सकते हो। आप, क्योंकि इंसान अपने लिए ही इतने तरह के खड्डे खोद लेता है, रिलेशनशिप के नाम के, पैसे के नाम पे अपने आप को हमेशा मारता है। उसी के बीच में कहीं सुकून के पल ढूंढने होते हैं मेडिटेशन के थ्रू। ये चीज़ इतनी डीप है, ओशो की 7वीं विधि इतनी गहरी है कि इसको पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो ललाट के मध्य में अपने सूक्ष्म प्राण को टिकाओ, उसके बाद अपनी सांस को सोने से पहले आते जाते देखो। जैसे हृदय के सेंटर में वो टिक गई, आपका अपने सपनों पे कंट्रोल हो जाएगा, आपकी मौत पे कंट्रोल हो जाएगा। इसी को ओशो ने बोला है, प्राणवायु आपके शरीर, आपके अंतःकरण के लिए है। इस शरीर के लिए जरूरी भोजन है, आपके मन के लिए जरूरी ज्ञान है। उस ज्ञान को पाने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड सोसाइटी से बहुत कुछ ट्रैक करता है। मैं जितना पोलाइटली बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरी वीडियो के इस पार्ट तक कोई नहीं पहुँचेगा। मेरा काम है करना, देखना या ना देखना आपकी इच्छा है। तो अगर आप अपनी नींद पे कंट्रोल कर लेते हो, अपने सपनों पे कंट्रोल कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी मृत्यु पे कंट्रोल कर लोगे। इसी चीज़ को जानने के लिए आपको अपने अंदर गहरा उतरना पड़ेगा, डीप मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा, साइलेंट मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, आपको कहीं तो कहीं जाना पड़ेगा। अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो सारी चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्तों का बैलेंस होना ज़रूरी है, पैसे का बैलेंस होना ज़रूरी है, समाज में आपका बैलेंस होना ज़रूरी है। तो आप जब भी अपने सूक्ष्म शरीर को देखते हो, अपने प्राणवायु को देखते हो, तो उसी पे कंट्रोल करने की कोशिश करो। अपनी सांस पे कंट्रोल आ गया, आपका अपनी मृत्यु पे कंट्रोल आ गया, आपके जीवन शैली पे कंट्रोल आ गया। इंसान का पुनर्जन्म कैसे होता है, इस चीज़ को मैं अलग से बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में मेरा पर्पस था कि आप 7वीं विधि को अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ध्यान से देखने की बातें हैं, ध्यान से सुनने की बातें हैं, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, इन चीज़ों को कैसे गहरा उतरा जाए। जब भी कोई इंसान डीप मेडिटेशन में होता है तो उसके साथ बहुत चीज़ें घटित होती हैं। वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, वो आपको खुद को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, खुद को एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, तभी आप किसी को बताने के काबिल बनोगे। इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगाओ, कुछ भी ऐसा लगाओ कि आपके लिए कारगर है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना वो आपकी चॉइस है। इस वीडियो को एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ललाट के मध्य में अपने सूक्ष्म प्राण को टिकाओ, उसके बाद अपने सोने से पहले अपने सांस को आते जाते देखो और अपने सपनों और मृत्यु पर कंट्रोल पा लो। यही विधि थी। मैंने इसमें आपको श्वास के बारे में बताया, सूक्ष्म प्राण के बारे में बताया, मृत्यु के बारे में बताया, सपनों के बारे में बताया, सबकॉन्शियस माइंड का बताया। कुछ भी रहता है तो आप मुझे DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कोई चार्ज नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।